स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम पॉलिटी के अंतर्गत जो है संसद की प्रक्रिया में जो समितियां यूज होती हैं उन समितियों को पता करने वाले हैं, उनका अध्ययन करने वाले हैं। संसदीय प्रक्रिया में जो समितियां यूज होती हैं इनको हम संसदीय समितियां बोलते हैं। उन समितियों का हम अध्ययन करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इसके थोड़े से हिस्टोरिकल पॉइंट की। 1919 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड में पहली बार इसका उल्लेख मिलता है। जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम था 1919 का, उसमें सबसे पहले संसदीय समितियों का उल्लेख मिलता है। 1921 में पहली बार लोक लेखा समिति का गठन किया गया। इनका हिस्टोरिकल पॉइंट था जो एक्ट के द्वारा गठित की गई थी। अन्य इम्पोर्टेंट फैक्ट की बात करें, अनुच्छेद 344 का संबंध किससे है? तो 344 का संबंध राजभाषा आयोग से है, जिसके लिए राजभाषा समिति बनाई गई थी। एकमात्र समिति जिसका उल्लेख संसद में है, संसद में यानी कि संविधान में है। कौन सा? आर्टिकल 344 के तहत एकमात्र समिति जिसका उल्लेख संविधान में किया गया है तो राजभाषा समिति है, 344 आर्टिकल के तहत है। तो पहली बार संसदीय समिति का जिक्र कहाँ मिलता है? में उल्लेख मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम में 1919 का। 1921 में लोकलेखा समिति का गठन हुआ है। अभी डिटेल में पढ़ेंगे लोकलेखा समिति के बारे में भी। तो राजभाषा जो अधिनियम था वो 1963 का है। लागू कब होता है? 1965 में। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है राजभाषा आयोग। राजभाषा यानी कि भाषा के आधार पर जो पहली बार किस राज्य का गठन किया गया था वो राज्य आपका आंध्र प्रदेश था। ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है। राजभाषा अधिनियम कब का है? 1963 का है। लागू कब होता है? 1965 में होता है। राजभाषा समिति में कुल सदस्य कितने होते हैं? 30 होते हैं, जिसमें से लोकसभा से 20 सदस्य और राज्यसभा से 10 सदस्य लिए जाते हैं। कितने लिए जाते हैं? 10। तो टोटल कितने हो गए हैं? 30। तो हमेशा ध्यान रखना है वेटेज किसका रहेगा। लोकसभा में सदस्य ज़्यादा होते हैं, संख्या ज़्यादा होती है, राज्यसभा में कम होती है, तो इसलिए लोकसभा से ज़्यादा लिए जाएंगे, राज्यसभा से कम। अब 1:2 का अंतर है। यदि लोकसभा से 2 लिए गए हैं तो राज्यसभा से 1, तो आप ऐसे भी इसको ध्यान रख सकते हैं कितने अनुपात में रहता है। अब वित्तीय समितियों की बात करते हैं। भारतीय संविधान में यानी कि जो भारतीय संसद चलती है उसमें वित्तीय समितियाँ कितनी है? तो वित्तीय समिति का उल्लेख कितना है? 3। क्वेश्चन पूछ रहे कि इनमें से कौन सी वित्तीय समिति नहीं है, तो वो भी ध्यान रखना है कितनी है वित्तीय समितियाँ? 3। पहली लोक लेखा समिति लोकसभा से रिलेटेड है। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी इसको बोला जाता है। कुल सदस्य संख्या इसमें 22 है। तो लोक लेखा तो एल लोक लेखा समिति एल कितने पे आता है अल्फाबेट में? 12 पे। तो 12 से 22 ध्यान रखना है आपको। बस ऐसे ध्यान रख लेंगे कि 22 वाला फंडा किसमें है? लोक लेखा समिति में। मैंने बताया आपको इसमें से सबसे ज़्यादा सदस्य लोकसभा के होंगे। कितने होंगे? 15 हो जाएंगे लोकसभा से। राज्यसभा से कितने हो जाएंगे? 7। तो 15 7 22। अब इसी के बारे में 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड एक्ट है उसी के तहत इसका गठन कब होता है? 1921 में होता है। 1921 में होता है। इसका यदि कार्य की बात करें, क्या काम करता है? जो कैग रिपोर्ट को जो ऑडिट करता है उस रिपोर्ट को राष्ट्रपति संसद में रखता है। इसी रिपोर्ट की पुनः जांच का काम लोकलेखा समिति का है। तो वित्तीय समिति पैसे की लेनदारी का जो है ब्यौरा रखती है कि कहाँ किसमें कितना पैसा आ जा रहा है। कैग को लोकलेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक कहते हैं। तो यदि आपसे पूछे लोकलेखा समिति का मित्र, दार्शनिक और मार्गदर्शक किसको बोला जाता है? तो किसको बोला जाता है? वो कैग को। कौन है? कैग को कंट्रोलर ऑडिटर जनरल कैग को बोला जाता है। लोकलेखा समिति का जो है मित्र और मार्गदर्शक। फैक्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट था इसमें 1967 में लोकलेखा समिति का जो अध्यक्ष है वो हमेशा विपक्ष के नेता को बनाया जाता है। तो अब आपको वर्तमान में किसने ध्यान रखना है? वर्तमान में 2023 में विपक्ष का नेता कौन है वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख देना है कि लोकलेखा समिति का जो वर्तमान में अध्यक्ष है वो विपक्ष का नेता है। कब से? 1967 से। ये स्थिति बनी थी कि 1967 से हम लोकलेखा समिति का जो अध्यक्ष है वो विपक्ष के नेता को, एंटी पार्टी के नेता को ही बनाएंगे और उसकी सुख सुविधाएं सारी मंत्री के बराबर की होंगी। तो ये आपको कमेंट में लिखना है। उसके बाद दूसरी वित्तीय समिति थी अनुमान प्राकलन समिति, जिसका गठन 1950 में किया गया। लोकलेखा समिति 1921 में गठित हो रही है, 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के तहत। अनुमान या प्राकलन समिति जिसको एस्टिमेट कमेटी के नाम से भी जाना जाता है, इसमें गठन कब होता है? 1950 में होता है। सदस्य कितने हैं इसमें? टोटल 30 हैं। सभी लोकसभा से हैं। सभी कहाँ से हैं? लोकसभा से। तो प्राकलन तो पी के हैं सारे के सारे कहाँ से?
प्राकलन समिति में पीके कहाँ से आए सारे के सारे? लोकसभा से। लोकसभा में ज़्यादा सीटें होती है ना, तो लोकसभा से गठन 1950 में। इसका काम, जो सरकार बजट पेश करती है उसके अनुमान वास्तविकता के निकट है कि नहीं, इसके आकलन के लिए प्राकलन समिति चाहिएगी। यानी कि सरकार बजट पेश कर रही है और उसने अनुमान लगाया, उसके अनुमान जो हैं बजट में क्या वे वास्तविकता के निकट हैं या नहीं, इसी का आकलन करने के लिए किस समिति का गठन किया जाता है? प्राकलन समिति का। तो दूसरी वित्तीय समिति है प्राकलन समिति। अनुमान समिति यानी कि प्राकलन समिति को मितव्ययता की समिति भी कहा जाता है। मितव्ययता की समिति भी कहा जाता है। प्राकलन समिति के वर्तमान में अध्यक्ष 2023 में कौन है? गिरीश बापट है। कौन है? गिरीश बापट। प्राकलन तो कल्ला, कल्ला यानी कि गाल, गाल पे क्या लगा? रापट। तो गिरीश बापट किसके अध्यक्ष है वर्तमान में? प्राकलन समिति के। तो यहाँ आप 2023 का नोट कर लेंगे अपनी नोटबुक में। उसके बाद तीसरे नंबर पे लोक उद्गम या सार्वजनिक उपक्रम की समिति। उपक्रम किससे संबंधित होते हैं? उद्यम से, यानी कि उद्योग धंधों से। तो लोक उद्गम या सार्वजनिक उपक्रम समिति को CPU भी बोला जाता है। ऐसे उद्योग जिनकी स्थापना सरकार ने की है उसके लिए हम लोक उद्यम सार्वजनिक उपक्रम समिति का यूज करते हैं। इसकी स्थापना कृष्ण मेनन समिति के सुझाव पर 1964 में की गई। कब होती है स्थापना? 1964 में। सारे के सारे रिकॉल करेंगे। सबसे पहले लोक लेखा समिति 1921 में होती है। उसके बाद फिर आपकी जो 1950 में होती है जिसका गिरीश बापट है, प्राकलन समिति, और सार्वजनिक उपक्रम समिति 1964 की है। इसमें कुल सदस्य कितने हैं? 22, क्योंकि कुल सदस्य 22 किस में थे? सेम स्ट्रक्चर किसकी थी? लोक लेखा समिति की। तो लोक लेखा समिति सार्वजनिक उपक्रम की समिति के बराबर है। जबकि प्राकलन समिति में कुल सदस्य कितने थे? 30 थे। सारे के सारे कहाँ से थे? लोकसभा से। इसका अध्यक्ष कौन है आप वर्तमान में वो कमेंट कर देंगे हमें। अब तीनों समितियों का कार्यकाल कितना होगा? 1 वर्ष का होगा। तीनों समितियों में मंत्री सम्मिलित नहीं होता, अलग से ही बनाया जाएगा। एकल संक्रमणीय अनुपातिक पद्धति से इनके सदस्यों का चुनाव होगा। जिस दल का प्रतिनिधित्व जितना होगा उसी अनुपात में प्रतिनिधित्व समितियों में होंगे, यानी कि उनके व्यक्ति भी उसी अनुपात में जाएंगे। किसी के लोकसभा में ज़्यादा हैं तो लोकसभा से उसके सदस्य भी ज़्यादा ही जाएंगे। GPC संयुक्त संसदीय समिति, जिसको तदर्थ समिति भी बोलते हैं, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी GPC। इसका मामला क्या है? जो विशेष मामले हों उनके लिए इसको कभी कभी गठित किया जाता है। ऐसे मामले जिन पर भ्रष्टाचार हुआ हो या विपक्ष मांग कर रहा हो उसके लिए हम तदर्थ समिति का गठन करते हैं तत्काल में। इसकी सदस्य संख्या अनिश्चित है, लेकिन अनुपात जो है 2:1 में ही रखा जाएगा। लोकसभा से 2 गुने और राज्यसभा से 1, यानी कि लोकसभा से 2 लिए गए हैं। यदि लोकसभा से 2 व्यक्ति आते हैं तो राज्यसभा से 1 आएगा। ये यदि राज्यसभा से 1 है तो लोकसभा से 2 रहेंगे। अब तक इस समिति को 5 बार गठित किया जा चुका है। 1987 में बोफोर्स घोटाला हुआ था जिसमें बी शंकरानंद को गिरफ्तार किया गया। 1992 में शेयर घोटाला हुआ रामनिवास मिर्धा के द्वारा। 2000 में स्टॉक मार्केट घोटाला हुआ। 2002 में कोल्ड ड्रिंक कीटनाशक शरद पवार के द्वारा किया गया। और 2011 में 2G स्पेक्ट्रम PC याको के द्वारा किया गया था। तो इनके प्रमुख जिनमें गठित की गई थी समिति। यदि संसद की विभागीय समिति की बात करें तो इनकी कुल संख्या 24 है। PV नरसिम्हा 1993 से इनकी जो विभागीय समिति की संख्या डिसाइड कर चुके हैं, यानी तब हो गई थी। कुल कितनी थी? 24 थी। प्रत्येक विभाग समिति में 31 सदस्य होते हैं। यदि आपसे पूछे संसद की विभागीय समितियों की कुल संख्या कितनी है तो 24 है। तो विभाग में 24 एक्टिव रहना पड़ेगा। और एक विभाग समिति में कुल कितने सदस्य होंगे? तो 31 होंगे, जिसमें से लोकसभा के ज़्यादा रहेंगे 21 और राज्यसभा के 10 रहेंगे। यहाँ से सारे सदस्य मनोनीत होते हैं। कुल 24 विभागीय समितियों में से 16 के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। तो नियुक्ति कौन करता है? इनका लोकसभा अध्यक्ष करेगा। बाकी 8 की नियुक्ति राज्यसभा के सभापति। राज्यसभा के सभापति कौन? जो भारत के उपराष्ट्रपति होंगे, वो नियुक्ति करेंगे। बाकी 8 की। विभागीय समिति का पहला कार्य बजट के अनुमानों की जांच करना है। तो ये मांग करने पर ही इनकी जो समिति का गठन किया जाता है। सरकारी आश्वासन समिति, मंत्रियों के आश्वासन पर ध्यान देते हुए इसका गठन किया जाता है। इसमें कुल सदस्य 15, 10 लोकसभा से, 5 राज्यसभा से, यानी कि रेशो वही चल रहा है 1:2 वाला। इसका गठन सर्वप्रथम 1953 में किया गया था। यदि आपसे पूछे पुस्तकालय समिति में कितने सदस्य होंगे? 9 सदस्य होंगे। तो 6 लोकसभा से, 3 राज्यसभा से, वही 1:2 का। यदि राज्यसभा से 1 है तो लोकसभा से कितने होंगे? 2 हो जाएंगे।
ठीक है। उसके बाद महिलाओं की सशक्तिकरण पर समिति यदि आपसे पूछे तो इसमें कुल सदस्य 30 होंगे, लोकसभा से 10 और राज्यसभा से 20 और राज्यसभा से 10, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा इधर 20 है तो इधर 10 है। अनुपात निकालोगे तो 2:1 का आएगा, यानी कि 2 सदस्य लोकसभा से तो 1 सदस्य राज्यसभा से होगा। तो मैक्सिमम अनुपात 1:2 का है, तो ध्यान रखना है। और जो आपको इसमें अलग से अनुपात है, देखो 1:2 नहीं है इसमें राज्यसभा लोकसभा में, क्योंकि सदस्य 31 है तो 10 इसमें है तो 31 इसमें है, 21 इसमें है, टोटल 31। इसमें सदस्य संख्या तदर्थ समिति में भी 2:1 में रखी जाएगी। फिर लोकसभा सार्वजनिक उपक्रम वाली में दोनों में 15 लोकसभा से तो 7 राज्यसभा से टोटल 22 हो जाएंगे, और सार्वजनिक उपक्रम वाली में टोटल कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे। तो ये आज की इंपॉर्टेंट हमारी समितियाँ। आई होप जरूर आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय भारत।